कल जो आपने प्रोग्राम दिया था ना, वो वाला मैंने ट्राई किया था और मुझे कुछ पूछना भी है दरअसल। ये नहीं है, नहीं, एक मिनट। ये वाला कल मैंने फिर से वो वाला ये ट्राई किया था। कौन सा वाला दिखा रहे हैं? ये वाला मेथड वाला है, मेथड वाला। हाँ। अच्छा अच्छा। ये इसको बंद हाँ तो इसमें कुछ पूछना है, इसको बंद एक मिनट कर। रखिएगा, देखता हूँ मैं। ये वाला इसमें क्या है ना कि मैंने वो सारा, ये इसका ऊपर का लाइन कहाँ चला गया? हाँ, ये मैंने ना कल वो जो आपने 3 मेथड टाइप्स बताए थे ना, वो मैंने फिर से करके देखने की कोशिश की थी, मतलब बिना देखे। तो जो थर्ड वाला, ये लास्ट वाला जो था ना, पब्लिक इंट सम टाइप फोर्थ वाला, ये इसका आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब इसको ये वाला कैसे रन करते हैं, यहाँ तक तो आ रहा था ये, मतलब हाँ तो इसका, थर्ड हाँ तो थर्ड इस, तक एग्जीक्यूट हो गया, फोर्थ हाँ वाले का मुझे आया नहीं। हाँ, फोर्थ वाले में कुछ नहीं है। हम लोग m डॉट सम थ्री मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसमें इनपुट कुछ नहीं है, आर्गुमेंट कुछ नहीं है, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। तो ये है बस इसका, कि ये मेथड कॉल कर रहे हैं, आर्गुमेंट कुछ नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इंट रिटर्न कर रहा है। तो मान लीजिए कि इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन आर्गुमेंट नहीं ले रहा, तो मतलब कि ये वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा। लेकिन इस वैल्यू को अगर मैं रीयूज करना चाहता हूँ तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, तो ये y रिटर्न हो गया। और y रिटर्न हो गया तो मैं इसके अंदर कुछ भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि, तो मतलब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ वैल्यू को, तो मैं इसके अंदर y के अंदर कुछ भी xyz जो भी काम करना चाहूँ आगे कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा, यहाँ पर भी फिक्स थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न नहीं कर रहा था, तो उसकी वैल्यू खाली प्रिंट हो रही थी। तो उस केस में मैं इस वैल्यू को दोबारा से कहीं यूज नहीं कर सकता अपने प्रोग्राम में। लेकिन ये वाला भी सेम ही है, जैसे ऊपर वाला देखिए सेम है, नीचे वाला भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि नीचे वाला वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। ये फिर मुझे रिकॉर्डिंग चल रही है, छोड़ दी। ये शेयर के करे बिना आई थिंक नहीं होगा रिकॉर्ड। हाँ मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आई थिंक रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी नहीं चल रही है, रिकॉर्डिंग में आ रही है आपकी, आप अच्छा। रिकॉर्डिंग चल रही है, वो हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी इसमें क्या है कि हम सिर्फ सिंपल रिटर्न करा रहे हैं और इंट टाइप की वैल्यू से यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहा, तो हम सीधे मेन में जाकर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे और मेथड के थ्रू वेरिएबल डिफाइन करने का मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब ये है कि मेथड को जब कॉल कर रहे हैं, ये कॉलिंग हो रही है, तो मेथड एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये इंट टाइप की वैल्यू को हमको होल्ड करना है। तो इसमें लेके इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इंट टाइप की वैल्यू की अब खाली इंट में तो स्टोर नहीं होगी, इंट तो डाटा टाइप है, तो y वेरिएबल है, तो इसमें मतलब कि ये जो सम जो आउटपुट दे रहा है वो y वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको एक बार जैसे कि यहाँ पर भी लिख रखा है ना, तो हाँ। इसे रिटर्न टाइप कहते हैं, रिटर्न टाइप कहते हैं। तो रिटर्न, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न में इंट रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूं फ्लोट, तो ये एरर देगा क्योंकि मिसमैच हो रहा है। तो इसलिए अब वहां पर अगर इंट लिखा है तो यहाँ पर भी इंट लिखना पड़ेगा। खाली इंट लिखूंगा और y नहीं लिखूंगा तो एरर है, क्योंकि इज इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। तो असाइनमेंट में असाइन किस में हो रहा है? इंट में तो कुछ असाइन नहीं होगा, तो किसी वेरिएबल में ही असाइन होगा ना। तो ये y इज अ इंट टाइप ऑफ द डाटा, और y इज इक्वल टू होल्ड क्या कर रहा है, जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? 4। तो 4 वैल्यू मतलब कि y में स्टोर हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर 4 यहाँ पर ऐसे नहीं लिखता रिटर्न, मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता इंट x इज इक्वल्स टू 2 + 2, और यहाँ पर मैं 2 + 2 करने की जगह यहाँ पर मैं
4 भी लिख देता, x भी लिख देता, सॉरी। तो इसका मतलब कि ये जो x है ये इंट टाइप का है, तो ये इंट रिटर्न कर रहा है, x इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब कि इंट y इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू y में रिटर्न हो रही है, ठीक है। अच्छा ओके तो अगर जैसे आपने बोला ना x की वैल्यू y में रिटर्न हो रही है, हम सेम वेरिएबल नहीं रख सकते यहाँ पे y इंट y लिख सकते हैं, हाँ हाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर y की जगह x कर दो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, सेम, क्योंकि ये जो है ये अलग मेथड है, ये मेन मेथड अलग मेथड है, ये वाला जो मेथड है ये अलग मेथड है, ये मेथड अलग मेथड है। यहाँ पर जो x है वो अलग है, ये वाला x अलग है। यहाँ पर भी अगर मैं दोबारा से x लिख दूंगा तो ये वाला x अलग हो गया, ये तो ये अलग स्कोप है, मतलब है ना, ये इसका अलग स्कोप है, इसका अलग स्कोप है, इसका अलग स्कोप है। ये वेरिएबल जो है ये x वैल्यू जो है ये इस मेथड के लिए, वो x वैल्यू उस मेथड के लिए, वहां पर x मेथड i प्लस j कर रहा है, यहाँ पर x मेथड 2 + 2 कर रहा है, और यहाँ पर जो सॉरी मेथड नहीं वेरिएबल, ये अलग अलग वेरिएबल है, नाम एक है ये वेरिएबल का, लेकिन स्कोप अलग है। ये वेरिएबल जो x डिफाइन करा गया है ये अलग है, यहाँ पर जो x डिफाइन कर रखा है ये अलग है, यहाँ पर जो x डिफाइन करा गया है ये अलग है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम नाम भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे रहा है, किसमें दे रहा है, एक मिनट। अच्छा यहाँ पर मैंने वो x कर दिया ना, तो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वैल्यू एक इंट टाइप की रिटर्न कर रहा है। अब इंट टाइप के वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रख लीजिए चाहे चेंज कर लीजिए, ओके। एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट भी सेम, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ओके। ये मैंने नेक्स्ट वो वाला किया, पिरामिड वाला। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? ये जो पिरामिड वाला आपने कल असाइनमेंट दिया था ना, हाँ इसका पिरामिड तो नहीं बन रहा है। क्या आउटपुट दे रहा है? अच्छा यहाँ पर ln लगा दिए ना, ln का मतलब होता है लाइन चेंज करना, तो ये पहली बार में ये प्रिंट कराएगा और उसके बाद लाइन चेंज करनी है मेरे को। ये 1 से क्यों किया है? अच्छा 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 1 से, लेकिन 0 से भी करेंगे तो चल जाएगा। हाँ हो जाएगा, 0 से भी हो जाएगा, तो कहाँ पर है? इसी में 1 2 3 4 5 रोज चलानी ना मेरे को, आपने 5 ले रखा है ना, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट कर रखा है, 1 से लेकर, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लिख दिया, अगर खाली लेस देन लिखता तो 0 से ले लेते, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गई, 5 रोज चाहिए थी मेरे को, क्योंकि 0 से, और नहीं तो फिर यहाँ से इज इक्वल टू हटाना पड़ेगा, लेस देन एन।
ठीक है, हम्म, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास टाइप का है, डाटा टाइप नहीं है। और क्लास का मतलब होता है जिसके अंदर मेथड्स होते हैं। तो मैंने बताया था इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन के अंदर कोई मेथड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है वो स्पेशल टाइप की क्लास है जिसके अंदर हमारे को जो भी चीज डबल कोट्स में लिखते हैं वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट माना जाता है। और हम चाहे तो न्यू से भी स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास को। तो स्ट्रिंग एक क्लास टाइप का डाटा है, लेकिन इंट के अंदर न्यू नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रिंग के, और जो इंट, जो लॉन्ग, फ्लोट, डबल है उनका हमको मेमोरी साइज पता है कि कितना बनेगा, कहाँ बनेगा। लेकिन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, हमको नहीं पता। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। और स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग के जो मेथड्स होते हैं वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कराते हैं। तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मतलब कि डबल कोट्स में जो लिखा हुआ स्ट्रिंग का डाटा है, ऑब्जेक्ट है। तो उसको अगर मेरे को जैसे कि चेंज करना है, अपर केस करना है, ट्रिम करना है, उसमें से कुछ स्प्लिट करना है, मेरे को उसको कंपेयर करना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स दे रखे हैं। और मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को डबल इक्वल टू के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, इक्वल्स मेथड के साथ कंपेयर करना चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक और चीज बोली थी उसके अंदर कि स्ट्रिंग के अंदर जो है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि जो भी चीज आप चेंज करोगे तो उसके लिए आपको एक नया ऑब्जेक्ट, नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, रिटर्न। देखो वहां पर भी रिटर्न हो रहा है, जैसे ट्रिम है, ट्रिम का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो अगर वो स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम आगे यूज क्या करेंगे, तो उसे कहते हैं रिटर्न करना। तो हमने लास्ट सेशन में जैसे ये दिखा रहे थे कि ये हमारा लेंथ मेथड है, तो ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, या हमारा यहाँ पर जो है ये टू अपर केस मेथड था, ये क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं रिटर्न। और इसके बाद मैंने एक शॉर्टकट बताया था जो मैंने बोला था जावा के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या बताया था मैंने बताया था कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है नेम राम, एक और स्ट्रिंग लिखा था मैंने राम जिसमें स्पेस दे रखा था और आर कैपिटल था। तो मैंने बोला मेरे को इसको राम का आर स्मॉल करना और स्पेस रिमूव करना है। तो मैंने पहले उसको ट्रिम करा, तो ट्रिम करने से मेरे को एक नया वैल्यू रिटर्न मिली नेम टू। नेम टू को हम लोगों ने लोअर केस करा, तो मेरे को एक और वेरिएबल बिना नेम 3, क्योंकि हमने बोला इम्यूटेबल मीन चेंज नहीं कर सकते इसको, तो चेंज करना है तो उसको वैल्यू को दूसरे में डालनी पड़ेगी। तो ये 3 लाइनें लिखी, तो 3 लाइनों का मैंने बोला शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो शॉर्टकट में हम लोगों ने बोला कि अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, वॉइड, अब आपको रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आ रहा होगा, वॉइड मींस कुछ रिटर्न नहीं करता, या फिर किसी मेथड का रिटर्न टाइप प्रिमिटिव टाइप का डाटा है, मतलब कि लॉन्ग, फ्लोट, डबल है जिसका कोई मेथड नहीं होता, तो वहां पर ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का डाटा है, जैसे ये ट्रिम मेथड रिटर्न में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो कि क्लास टाइप का डाटा है, तो उस केस के अंदर हम लोग एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। और शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है सामने कि हमने राम के साथ डॉट ट्रिम लगाया। ट्रिम क्या करेगा, राम को ट्रिम कर कर एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न करवा देगा। तो उसको मैं होल्ड नहीं कर रहा, जैसे पहले मैंने नेम टू लिखा है, तो इंटरनल एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और अगला मेथड भी स्ट्रिंग का है, तो मैंने फिर से एक और डॉट लगा दिया और वो क्या कर देगा, वो उसको दोबारा से टू लोअर केस में कन्वर्ट कर नेम 1 में रिटर्न कर देगा। तो हम लोगों ने ये 3 लाइंस की 1 लाइन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तो मैंने ये चीज बताया था आपको, और इसी का मैंने एक और एग्जांपल दिखाया था आपको डेमो शॉर्टकट के अंदर कि अगर मैंने जैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप में वॉइड रिटर्न कर दूंगा, तो मैंने दिखाया था लास्ट सेशन में आपको कि फिर इस केस में मैं यहाँ पर जब मेथड को कॉल करूंगा तो मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो आगे मैं डॉट लगाकर कुछ कॉल भी नहीं कर सकता। अगर मेरा यहाँ पर रिटर्न में मैंने दिखाया था आपको लास्ट क्लास में इंट रिटर्न कर देता हूं मैं इंट, तो उस केस में मेरे को यहाँ पर रिटर्न में इंट एक्स मिलेगा। तो मैंने बोला फिर मैं एक्स डॉट कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इंट का तो कोई मेथड होता नहीं है,
तो इसलिए अगर ये मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग है, तभी मैं इस स्ट्रिंग को दोबारा से यूज कर सकता हूँ और ये मेथड को कॉल करा सकता हूँ। तो इसी को हम लोगों ने एक और शॉर्टकट यहाँ पर इस्तेमाल किया था, और वो शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था न्यू डेमो शॉर्टकट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू डेमो शॉर्टकट, और मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली एस नहीं लिख रहा, इसके साथ ही मैंने दोबारा से डॉट लगा दिया, क्योंकि मैं एस डॉट कर, तो इसको मतलब ये एस रिटर्न कराकर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर डॉट कर और डेमो शॉर्टकट का मेथड को कॉल करवा दिया, और उसके बाद वो एक वैल्यू दोबारा से रिटर्न कर रहा है, और उससे वो नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहा था, उसकी जगह फिर से मैंने यहीं पर ही डॉट लगाकर इस मेथड को कॉल कर दिया, तो वो ऊपर के लॉन्ग कट का यहाँ पर एक लाइन में ही शॉर्टकट हो गया। तो मैंने आपको एक ये चीज बताई थी शॉर्टकट इन जावा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग 2 या 3 लाइनों के कोड को एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और शॉर्टकट देखते हैं। तो मैं एक और शॉर्टकट देख रहा हूं। मैं अभी कोई मेथड नहीं बना रहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो इसलिए मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं कि शॉर्टकट का एक और तरीका होता है, तो इसलिए मैं मेन में ही काम कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी इंडिया। अब मैं चाहता हूं कि ये इंडिया का आई कैपिटल हो जाए और जितने भी ये बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो सब स्मॉल हो जाए, ये चाहता हूं। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मेरे को आई को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर एक्स डॉट हेलो कैरेक्टर एट 0, तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर एट 0 एक मेथड है जो कि क्या रिटर्न करता है, कैरेक्टर टाइप का डाटा रिटर्न करता है। इसका मतलब कि कैर रिटर्न कर रहा है, CHAR कैर। तो इससे मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा 0 पोजीशन से, आई मिल जाएगा मेरे को। अब मेरे को इस कैरेक्टर को कैपिटल करना है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई CH डॉट करके तो कोई मेथड मिलेगा नहीं मेरे को, क्योंकि कैर तो क्या है, प्रिमिटिव टाइप का डाटा है, डाटा टाइप है, डाटा टाइप का कोई मेथड नहीं होता। तो अब क्या करें, अब मैं अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, एक्स डॉट टू लोअर केस, तो उस केस में वो क्या, तो ये किसका मेथड है, ये तो स्ट्रिंग का मेथड है, तो टू लोअर केस क्या करेगा, वो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा या अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मेरे को तो खाली आई को करना है। अगर मैं एक्स डॉट टू अपर केस करूंगा तो ये पूरी इंडिया को ही कैपिटल कर देगा, INDI पूरे को कैपिटल कर देगा, लेकिन मेरे को तो खाली आई को कैपिटल करना है। तो अब उस केस में क्या किया जाए, उसके लिए जावा ने क्या दे रखा हमारे को, रैपर क्लास दे रखा। रैपर क्लास का मतलब क्या हो, उस चीज को देखते हैं पहले। तो रैपर क्लास क्या होती है, हेल्पर क्लासेस होती है। जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं उनकी अपनी एक हेल्पर क्लास होती है। जैसे आप सामने देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था डाटा टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन। अब इनका तो कोई मेथड होता नहीं, लेकिन अगर मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म करना हो बाइट के ऊपर या शॉर्ट के ऊपर, या जैसे कैरेक्टर, मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या आ गया कि मेरे को ये CH को जो कैर है इसको कैपिटल करना है, तो अब इसका तो कैर में तो कोई मेथड मिलेगा नहीं। तो जावा ने क्या दे रखा है, हर एक डाटा टाइप की एक हेल्पर क्लास दे रखी है, जिसे हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। अगर हम लोग बाइट का बी छोटा लिख रहे हैं तो वो डाटा टाइप है, लेकिन अगर मैंने बाइट का बी कैपिटल कर दिया तो वो क्लास बन जाएगी। तो ये बन जाएगा बाइट नाम की क्लास, जैसे स्ट्रिंग एक क्लास है, शॉर्ट का एस छोटा है, एस कैपिटल कर देंगे तो एक क्लास बन जाएगा।
इंट के इंटीजर पूरा लिखना पड़ेगा आई कैपिटल, लॉन्ग का एल कैपिटल, कैर का कैरेक्टर पूरा। तो कैर एक डाटा टाइप है और कैरेक्टर एक क्लास है। एफ छोटा आएगा तो ये डाटा टाइप हो जाएगा, एफ कैपिटल हो जाएगा तो ये क्लास बन जाएगा। डबल का डबल, बूलियन का बूलियन। तो ये जो है ये हमारी रैपर क्लासेस है, और क्लासेस के अंदर क्या दे रखे हैं, मेथड्स दे रखे हैं। जैसे कि हम लोग सामने देखते हैं अब कि अब हमारे पास कैरेक्टर डॉट, तो यहाँ पर मेरे को मेथड मिल गए। तो कैरेक्टर एक क्लास है और यहाँ पर अब हमको मेथड मिल जाएगा टू अपर केस। अब ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड नहीं यूज कर रहे, ये कैरेक्टर क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं। तो कैरेक्टर क्या हो गई, इस कैर डाटा टाइप की रैपर क्लास होगी। ठीक है, तो रैपर क्लास का आपको मतलब समझ में आ रहा है आया अगर तो अगर मैं दोबारा से वाला एग्जांपल खोलूं डाटा टाइप वाला, तो यहाँ पर देखिएगा मैं जब बी लिख रहा था बी डॉट, तो मेरे को बी डॉट में कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाई डॉट, तो देखिए मेरे को यहाँ पर मेथड नजर आने लग गए, यहाँ पर मेरे को मेथड नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बाइट डाटा टाइप है, लेकिन बी कैपिटल कर देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, क्लास टाइप का डाटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर शॉर्ट का भी देखिए SHORT, शॉर्ट कैपिटल एस कैपिटल लिख दिया, मेथड आ गए। अगर मैं SHORT एस छोटा रखूंगा डॉट लगाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो डाटा टाइप और क्लास में अंतर समझ में आना चाहिए। तो क्लास क्या है, ये डॉट लगाऊंगा कुछ नहीं आएगा। तो क्लास क्या है, क्लास कंटेनर है जिसमें मेथड्स एनकैप्सुलेट होते हैं, और डाटा टाइप में कोई मेथड नहीं होता हमारा। ठीक है ना, तो वापस चलते हैं अपने उसके ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब उसका अगला क्या काम करना है, मेरे को NDI अलग करना है। आई तो अलग हो गया और आई कैपिटल हो गया, NDI अलग करना है। तो उसके लिए अब हम लोग फिर से लिख रहे हैं x डॉट, तो ये फिर से स्ट्रिंग का मेथड है जो कि 1 इंडेक्स से लेकर एंड तक की जितनी भी स्ट्रिंग है उसको ब्रेक कर देता है, सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग मेथड होता है स्ट्रिंग को 1 पोजीशन से ब्रेक करने के लिए। तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक न्यू स्ट्रिंग मिल जाएगी, इसका नाम हम लोग y दे देते हैं। और अब मेरे को क्या करना है, इस y को क्या करना है, लोअर केस करना है। तो मेरे को फिर से एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये जो जितने भी मेथड्स है, ये देखिए ये रिटर्न में देखिए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ये सब स्ट्रिंग भी एक मेथड है, ये प्री डिफाइंड मेथड है। ये रिटर्न में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, वॉइड रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये कैरेक्टर है, कैर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आया होगा, जो मैंने पीछे बताया कि ये मेथड कॉल हो रहा है और ये वैल्यू रिटर्न हो रही है कैर टाइप की, और ये वेरिएबल हो गया। ये मेथड कॉल हो रहा है, ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न कर रहा है, और ये वेरिएबल वाई हो गया। ठीक है ना, और स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, मतलब कि चेंज कर रहे हैं तो उसको नया करना पड़ेगा। तो अब मेरे को यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए टू अपर केस में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को कैर टाइप का डाटा मिल रहा है, कैर। तो इसका मतलब कि मेरे को यहाँ पर एक और लिखना पड़ेगा, कैर ch1। तो अब अगर हम दोबारा से बोले तो हमने बोला आई को अलग ब्रेक कर दिया यहां से, फिर आई को कैपिटल कर दिया, ch1 में आ गया, फिर 1 से लेकर यहां तक की स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, y में आ गया, और फिर उसको लोअर केस कर दिया, y1 में आ गया। तो अब हम इसको अगर प्रिंट कराएं, ch1 कैरेक्टर और उसके साथ y1। तो हमने बताया था प्लस क्या काम करता है, इस स्ट्रिंग के साथ कुछ भी चीज प्लस करेंगे तो वो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो ये ch1 में जो कैरेक्टर होगा और y1 में जो कैरेक्टर्स होंगे ज्वाइन हो गए। तो मेरे को इंडिया ऐसे मिल गया। अब मैंने ये इतना सारा लंबा काम किया, इसको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं इसको।
तो इसको चलो इसको लिखे रहने देते हैं, बाद में कमेंट करते हैं। अगर मैं इन सब चीजों की जगह तो मैंने जो ऊपर काम किया था उसी को हम लोगों ने नीचे एक शॉर्टकट करा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, चलाते हैं फिर समझाते हैं एक बार। तो इसको मैं लिख देता हूं लॉन्ग। मतलब कि अगर हम इतना दूर का पूरा कोड नहीं लिखेंगे तब भी ये चल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हाँ तक जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ। लेकिन इसको तो कमेंट किया ही नहीं अभी आपने। हाँ तो दोनों चल जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। माउस छोड़ दिया, मैं माउस छोड़ दिए, अभी मैं चला देता हूँ, फिर कमेंट भी करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 बार इंडी आ रहा है, बाकी आप इसको कमेंट करना चाहो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का सब कमेंट हो गया। ठीक है, तो अब जो ऊपर काम हो रहा था वही नीचे काम हो रहा है। अब देखो ध्यान से, पहले लाइन नंबर 1 में क्या करा था मैंने, कैरेक्टर एट 0 से कैरेक्टर को ब्रेक करा था। और फिर लाइन नंबर 2 में मैंने क्या करा था, कैरेक्टर रैपर क्लास को यूज कर टू अपर केस को यूज करा था, और उसमें मैंने CH की वैल्यू भेज दी थी। और CH की वैल्यू में जो भी कैरेक्टर था वो अपर केस होकर CH1 में आ गया था। अब ये 2 लाइनों का मैंने एक लाइन कर दी यहाँ पर। देखिए यहाँ जहां से लेकर यहाँ तक था, जहां तक था। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने लिख रखा है C.Char@0। किसके अंदर लिख रखा है, टू अपर केस के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं मेथड के अंदर से मेथड कॉल कर रहा हूँ। देखो एक और तरीका, यहाँ पर ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, और ये वाला मेथड अलग मेथड है, टू अपर केस मेथड अलग मेथड है। लेकिन अब यहाँ पर है क्या कि जो टू अपर केस मेथड है, मैं थोड़ा सा अनकमेंट कर रहा हूं दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अगर देखें, ये जो टू अपर केस मेथड है, ये इनपुट में देखिए, यहाँ पे जैसे आपने इनपुट बोला था ना, मैंने बताया मेथड में, ये इनपुट में कैरेक्टर टाइप का इनपुट ले रहा है। और ये जो मेथड है ये रिटर्न में कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तभी तो मैं पास कर पा रहा हूं। अगर ये वाला मेथड यहाँ पर इनपुट में कैरेक्टर इनपुट नहीं ले रहा होता या कुछ और इनपुट ले रहा होता, इंट ले रहा होता, तब तो मैं कैरेक्टर को भेज नहीं सकता था यहाँ पर। लेकिन अगर ये दोनों मेथड जो है, ये मैं इसलिए यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ दोनों को इकट्ठा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर है और इसका इनपुट टाइप कैरेक्टर है। तो हम लोग CH की वैल्यू यहाँ पर भेज रहे हैं, तो उसकी जगह 2 लाइनों की जगह मैंने यहाँ पर एक ही लाइन लिख दी। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो पहले क्या करेगा, वो कैरेक्टर एट 0 वाले को एग्जीक्यूट करवाएगा, और उसके बाद वो बाहर वाले मेथड को एग्जीक्यूट करवाएगा, टू अपर केस मेथड। तो इस तरीके से भी हम लोग एक शॉर्टकट कर सकते हैं कि अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप और किसी मेथड का इनपुट टाइप अगर सेम है, जैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप कैरेक्टर, यहाँ पर इनपुट टाइप कैरेक्टर है, उसी केस में, तो उस केस में हम लोग एक मेथड के अंदर से
दूसरे मेथड को कॉल करवा सकते हैं। ये भी एक शॉर्टकट है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बोला, प्लस, तो ये प्लस यहाँ पर फिर प्लस आ गया। प्लस के बाद ये तो पुराना वाला है शॉर्टकट, ये वहां पर ये वैल्यू हम लोगों ने सब स्ट्रिंग करी, जो रिटर्न में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और स्ट्रिंग को यूज करके मैंने टू लोअर केस करा, तो ये 2 लाइनों की एक लाइन बन गई। ये तो मैंने अभी पिछले भी बताया था कि x डॉट सब स्ट्रिंग 1, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और उसके साथ ही डॉट लगाकर उसका स्ट्रिंग का दूसरा मेथड कॉल होगा टू लोअर केस। तो 2 तरीके के शॉर्टकट होते हैं यहाँ पर। एक तो शॉर्टकट नंबर 1 तो ये है कि हम लोग डॉट डॉट लगा रहे हैं खाली ऐसे, पहला डॉट फिर दूसरा डॉट तीसरा डॉट, ऐसे करके शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने पिछले एग्जांपल में भी दिखाया आपको। और एक और शॉर्टकट होता है जिसके अंदर हम लोग मेथड के अंदर से एक और मेथड कॉल करवा रहे हैं, जैसे इस वाले में देखिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा बोले कि भाई हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा ताकि आपको पता भी चल जाए भाई ये रिलेटेड कैसे है मेरे से। सॉरी सॉरी, मैं कमेंट कर दूं। तो अगर आप हम लोग जस्ट आपको ताकि समझ में आए भाई ये कर क्यों रहे हैं। इसमें दूसरा वाला है। कौन सा है आपका? ये वाला है। तो अगर मैं सिलीनियम की साइड पर जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर होगा भाई हमने ये चीज करके आगे हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो कैसे पड़ेगी उस चीज के लिए दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट जाए, तो देखो अब यहाँ पर देखो एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पुराने कोड दे रखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक मेथड है, और उसके अंदर उन्होंने एक और मेथड कॉल करा रखे थे जैसे हम लोगों ने अभी लिख रखा है। तो ये शॉर्टकट ही इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। तो आप देख रहे हैं पर जैसे अभी हम लोग अगर कंपेयर करो अपने प्रोग्राम से, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड कैरेट 0 को किस में पास करा रखा है, एक बाहर के मेथड टू अपर केस के अंदर पास करा रखा है ऐसे। उसी तरीके से सिलीनियम में भी आपको इस तरीके का कोड लिखने को मिलेगा, जहां पर हम लोगों ने देखे ये एक अलग मेथड है। मेथड का मतलब कि जो जैसे इसमें देखो वैल्यू भेजी हुई है, आर्गुमेंट भेजा हुआ है टमाटोज, बाय क्लास नेम, बाय डॉट, डॉट का मतलब कि मेथड है, ब्रैकेट लगा, तो ये अलग मेथड है। बाय क्लास नेम एक अलग मेथड है, और उस मेथड को किस मेथड के अंदर से भेजा हुआ है, फाइंड एलिमेंट नाम के मेथड के अंदर से भेजा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके की चीजों को हम लोगों को क्योंकि आगे चलकर यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस चीज को आपको थोड़ा समझा। और ये खाली स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं शॉर्टकट इन जावा के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट इन स्ट्रिंग के बारे में बात नहीं कर रहा। ये जो रूल है, ये डॉट डॉट वाला जो रूल है, ठीक है ना, या ये वाला जो रूल है, ये रूल किसी भी जगह अप्लाई कर सकता है, किसी भी है ना जावा के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हम लोगों का मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का डाटा नहीं है, क्लास टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा है, तो मैं उस क्लास का मेथड को डॉट लगाकर सीधा कॉल करा सकता हूँ। एक तो रूल नंबर 1 ये, और दूसरा रूल नंबर 2 मैंने बताया, अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप और किसी मेथड का इनपुट टाइप सेम है तो उस केस में मैं मेथड के अंदर से मेथड को कॉल करा सकता हूँ। तो 2 शॉर्टकट मैंने आपको बताया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बढ़ू आगे। हेलो हेलो। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ, ये एरर क्या दे रहा है? अरे तो एरर कहाँ आ रहा है? नहीं, ये तो कमेंट का। एरर कहाँ है? नहीं, एरर नहीं है, ये रेड रेड लाइन आ रहा था ना। नहीं, वो तो मैंने कमेंट करा हुआ है ना, एक बार पढ़ ली, एक बार देख लीजिए इतने से। मैं यहाँ पर खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक लिखा था शॉर्टकट, ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर ये भी लिखा था पिछले क्लास में, देखो ये वाला। एक तो ये देख लीजिए, शॉर्टकट इन जावा, पहले इसको पढ़ लो समझो।
फिर इस वाले को देखो, एक और मैंने लिखाया था पिछले क्लास में, और एक मैंने अभी ये लिखवाया। ये 3 एग्जांपल आपके सामने खुलेगा, अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो बताओ। समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया है। पढ़ लो एक बार आराम से, 5 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपके सामने खुला हुआ है, तीनों को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो कि मैंने क्या क्या बोला। अगर किसी चीज को लाइन को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और रैपर क्लास का क्या मतलब है उसको भी समझिए। रैपर क्लास तो वही होता है अगर हम डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप का। हाँ, डाटा टाइप का कोई मेथड नहीं होता, लेकिन अगर उस डाटा टाइप के ऊपर, जैसे कैर का तो कोई मेथड है नहीं, लेकिन अब कैर के ऊपर कोई मेरे को एक्शन परफॉर्म करना है, कैपिटल करना है, तो उसके लिए तो मेथड चाहिए। तो हर एक डाटा टाइप की उन्होंने एक करस्पॉन्डिंग क्लास दे रखी है, उसको हम लोग रैपर क्लास कहते हैं, हेल्पर क्लास कहते हैं। इस क्लास में इस वाले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपर। एक मिनट रुकिए। हाँ पूछिए, क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ ऊपर में जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है ईमेल आईडी, ये तो नॉर्मल मैंने ना एक प्रोग्राम कर दिखाया था ना आपको, कि एक्स वैल्यू जो है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा जो होता है, क्लास टाइप का डाटा होता है। तो इसके अंदर मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने ये दिखाया था, ये स्ट्रिंग क्लास टाइप का है। इसको बताने की, जैसे मैंने बताया कि लेंथ एक मेथड है, तो ये डॉट लगा रहे हैं मतलब कि मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग एक क्लास टाइप का डाटा है जो कि नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, लेंथ का रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ। उसका मेरे को सारे कैरेक्टर ब्रेक करने हैं, तो मैंने जैसे 0 से स्टार्ट करा, कब तक, जब तक की लेंथ है, और तब तक ब्रेक करते जाओ, प्लस प्लस। तो यहाँ पर कैरेक्टर एट पहले 0, पहला कैरेक्टर ब्रेक हो जाए, कैरेक्टर 2, ऐसे करके कैरेक्टर्स को ब्रेक कर रहा है। तो ये मैंने जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल बताया। उसका मैंने बताया था, अगर इस एक्स को अपर केस में कर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, तो ये अपर केस में प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू अनचेंजेबल है, अनमॉडिफाइबल है। तो उसके लिए मेरे को, अगर मैं अपर केस करूंगा, तो मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x1। तो ये x1 मैंने कर दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताया था, ये मैं पढ़ने के लिए कह रहा था आपको। तो मैंने उसके बाद आपको दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पर राम लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी राम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राम का आर कैपिटल और स्पेसिस है, तो उसके लिए मेरे को ये लॉन्ग कट को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये देखिए, तो लॉन्ग कट क्या था कि पहले मैं नेम को ट्रिम कर रहा हूँ, तो ट्रिम करूंगा, तो जैसे नेम 1 मैंने बताया अनमॉडिफाइबल है, तो मेरे को एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, नेम 2। ट्रिम क्या कर रहा है, स्पेस हटा रहा है, तो उसका नेम 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लोअर केस कर रहा हूँ। तो लोअर केस में मैंने बोला नेम 2 फिर से अनमॉडिफाइबल है, इम्यूटेबल है, तो उसके लिए मेरे को एक नेम 3 बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को यहाँ पर नेम 3 से कंपेयर करना पड़ेगा इसे। इम्यूटेबल मतलब क्या? हाँ, इम्यूटेबल मतलब क्या? इम्यूटेबल का मतलब अनमॉडिफाइबल, अनचेंजेबल, बताया था पिछली बार आपको। अच्छा, मतलब एक ही अनमॉडिफाइबल एक्स, हाँ, जो एक्स की वैल्यू है, अब यहाँ पर जो मैंने नाम जो लिखा राम, इसको चेंज कर रहे हैं ना, ट्रिम कर रहे हैं, तो इसको लेके स्पेसिस हटा रहे हैं, तो चेंज हो रहा है ना ये। तो ये अब नेम 1 में चेंज नहीं होगा ये। अगर मैं यहाँ पर इसको नेम 1 को प्रिंट कराऊंगा, मैंने जैसे अभी चले मैं चला रहा हूँ, पहले इसको देखिए, डेमो 2। तो ये देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो इसने ये कैरेक्टर्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है। कैरेक्टर्स को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने एक्स को 2 अपर केस करा था, और फिर मैंने एक्स को प्रिंट करा दिया, लेकिन 2 अपर केस में तो ये कैपिटल हुआ ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू अनचेंजेबल है ना, एक्स की वैल्यू अनचेंजेबल है। मैं इसको चेंज कर रहा था अपर केस में, लेकिन जब मैंने प्रिंट कराया एक्स को, तो मेरे को एक्स के अंदर लोअर केस में ही मिल रहा है, अपर केस में नहीं मिल रहा, तो मतलब कि चेंज नहीं हुआ।
तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को एक नया स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अब मैंने x1 बनाई यहाँ, तो मतलब कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करवा रहा हूँ। और उसका तब मैंने x1 को जब प्रिंट कराया तो यहाँ पर देखिए मेरे को कैपिटल में मिल गया वैल्यू x1 की। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इम्यूटेबल। तो अब उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक है राम, एक और राम। अब ये राम जो है इसके अंदर ये स्पेस है, ऊपर वाले में नहीं है। तो मेरे को ये स्पेस को रिमूव करना है, तो मतलब कि मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ। ट्रिम का मतलब कि मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अब चेंज कर रहा हूँ तो जैसे ऊपर वाले मैंने देखा x1 में स्टोर कराना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर नेम की अंदर तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको एक नई स्ट्रिंग name2 में स्टोर करवा रहा हूँ। फिर name2 में मेरे को r को स्मॉल करना है, तो मैंने 2 लोअर केस किया, और 2 लोअर केस करूंगा तो name2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अनमॉडिफाइबल है। तो उसके लिए मेरे को इसको name3 में स्टोर कराना पड़ेगा। और मैं नेम और name3 को कंपेयर करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है। ठीक है, सेव है, चला लेते हैं दोबारा। तो मेरे को अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है पास। तो इसका मतलब कि ये दोनों चीजें कंपेयर हो रही है, मेरे को पास मिल रहा है। लेकिन अब ये 3 लाइनें ना लिखकर 1 2 3, ये 3 लाइनें ना लिखकर अगर मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, तो ये 3 लाइनों का एक ही शॉर्टकट हो गया, राम डॉट ट्रिम साथ में लग गया, डॉट 2 लोअर केस साथ में लग गया, तो 3 लाइनों की एक लाइन बन गई। तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही तो शॉर्टकट समझा रहा हूँ। ये देखिए अब ये भी पास ही आ रहा है, तो ये 3 लाइनों का एक लाइन हो गया 3 ऑब्जेक्ट बनाने की जगह। यही मैंने यहाँ पर बताया इसी तरीके से कि वे पहले कंस्ट्रक्टर बनाता, फिर डॉट लगाकर मेथड को कॉल करता है, एक वैल्यू रिटर्न आती, फिर उसको मैं 2 अपर केस में करता और फिर मैं उसको प्रिंट कराता। उसकी जगह एक ही लाइन हो गई। चलो एक ही लाइन, पहले कंस्ट्रक्टर बनाया न्यू कर उसी तो इंटरनली वो ऑब्जेक्ट बना देगा अपने आप ही। फिर उसका डॉट गेट नेम कॉल करा तो ये डेमो का गेट नेम को कॉल करा देगा और रिटर्न में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देगा और फिर 2 अपर केस उसको अपर केस में कर देगा। तो ये 4 लाइनों का एक ही लाइन बन गई, यही दिखा रहा है ये। ठीक है ना, और इसी तरीके से मैंने एक और शॉर्टकट दिखाया यहाँ पर जो भी आपको मैंने समझाई है। ठीक है, चलिए बाद में रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछूंगा। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ आगे। अब यूजर से इनपुट जैसा आप ले रहे थे स्कैनर क्लास के थ्रू, ठीक है, हम यूजर से इनपुट 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो मैं पहले इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के थ्रू इनपुट लेना बता रहा हूँ। जावा का जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब डिफॉल्ट इनपुट टाइप का मतलब क्या, इस चीज को समझिए। अगर मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर वहां पर लिख रखा है मोबाइल प्राइस 23 और मैं 23 को रीड करूंगा तो मेरे को इंट फॉर्मेट में नहीं मिलेगा वो डाटा, मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही डाटा मिलेगा। समझे, अगर मेरे एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट के अंदर मेरा जो लिख रखा है वहां पर एज लिख रखी है 23 और मैं जावा से एक्सेल में से डाटा को रीड करूंगा 23 को, तो वो 23 को एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, इंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अगर डेवलपर की तरह काम करता हूं, मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं बोलता हूँ एंटर नेम, उसने डाल दिया राम, एंटर एज 23 और वो फॉर्म को सबमिट करेगा और सर्वर साइड प्रोग्राम जो है जब उस डाटा को गेट करेगा तो वो 23 को इंट के फॉर्मेट में रीड नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड करेगा।
तो जावा का जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप होता है, ये मेन के अंदर यहाँ पर लिख रखा है स्ट्रिंग। तो इसका मतलब कि मेन जो है मेथड जो है वो जो आर्गुमेंट ले रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा है। तो स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाता है, जैसे मैंने पहले दिन बताया आपको, स्ट्रिंग में नंबर भी आ सकता है, कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है। तो स्ट्रिंग क्योंकि वाइडर स्कोप है इसके स्ट्रिंग का, तो जावा का जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप है जो फॉर्मेट में डाटा रीड करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाटा को रीड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे जैसे अब हम स्कैनर क्लास को जो यूज करते हैं ना, तो इसलिए स्कैनर क्लास तो एक यूटिलिटी का पैकेज का पार्ट है, वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज नहीं करा जाता। इनपुट आउटपुट का मतलब जैसे मेरे को अगर किसी फाइल के ऊपर डाटा को राइट करना है, या किसी फाइल पर से डाटा को रीड करना है, या मेरे को किसी नेटवर्क के कनेक्शन के ऊपर डाटा को रीड और राइट करना है, ठीक है ना, तो या मेरे को जो है एक्सेल से डाटा को रीड और राइट करना है, या वेबसाइट से डाटा को रीड और राइट करना है, जैसे सेलेनियम से हम लोग आगे करेंगे, तो वहां पर गेट टेक्स्ट मिलेगा आपको, वहां पर गेट इंट नाम का मेथड नहीं मिलेगा कुछ आपको, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा मिलेगा मेरे को। इसलिए स्कैनर क्लास को मैं अवॉइड कर रहा था बताना आपको, क्योंकि स्कैनर क्लास जो है वो तो उस चीज वहां पर तो जो डाटा रीड हो रहा है वहां पर सीधा सा गेट इंट करेंगे तो मेरे को इंट फॉर्मेट में डाटा मिल जाएगा, मेरे को उसको वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इनपुट आउटपुट के जो काम करेंगे तो वहां पर मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा मिलता है। तो कैसे मिलता है उस चीज को मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूं io.star, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं 2 मेथड बना रहा हूं। एक में मैं स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहा हूं, स्ट्रिंग ए, और माय नेम इज मैंने एक मैसेज दिया, और प्लस मैंने बताया था स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वो कॉन्कैट हो जाएगा, एक ही वैल्यू इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा माय नेम इज ए फॉर एग्जांपल कई बार, तो फिर वो ए की वैल्यू को कॉन्कैट नहीं करेगा, वो सिर्फ माय नेम इज ए प्रिंट करा देगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर ए की वैल्यू को ऐड करना है इस मैसेज के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैसेज के साथ कॉन्कैट कर रहा हूँ ए की वैल्यू। ठीक है, एक मैं दूसरा मेथड लिख रहा हूं, इसमें मैं इनपुट ले रहा हूं इंट, ठीक है। अब मैं इस ए और आई में वैल्यू यूजर से लेकर भेजना चाहता हूं, इस मेथड में इनपुट जो लेना चाहता हूं यूजर से लेना चाहता हूं, तो उसके लिए अब मैं मेन मेथड से, क्योंकि अब मेरे को मेन मेथड से, क्यों, क्योंकि मेथड की जो कॉलिंग होगी वो मेन से कॉलिंग होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं डेमो आईओ, तो ये तो मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर डी डॉट नेम, और इस नेम के अंदर मैं वैल्यू भेजना चाहता हूँ, लेकिन ये वैल्यू अभी तक मैं इनपुट ले रहा था डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से, ऐसे मैं ले रहा था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को जो लेना है वो यूजर से लेना है, जैसा आप पिछली बार स्कैनर से ले रहे थे। तो उसके लिए मैंने स्टेप नंबर 1 में इस आईओ को इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद दूसरी चीज होती है यहाँ पर एक एक्सेप्शन को थ्रो कराना पड़ता है, स्टेप 2, तो स्टेप नंबर 1 जो है मेन मेथड में आईओ, हाँ मेन मेथड से, क्यों, क्योंकि मेन मेथड से इनपुट ले रहा हूं मैं,
मेन मेथड ये ABC और 12 की वैल्यू जो इनपुट लूंगा वो मेन से ले रहा हूँ। तो जिस भी मेथड से इनपुट लेंगे वहां से पर मेरे को कंपलसरी है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को थ्रो करवाना। ठीक है, अब इनपुट कैसे लिया जाए उसके लिए हम लोग देखते हैं। ये बफर रीडर वाला सिस्टम वाला है। बफर रीडर क्यों लिखा है? इनपुट आउटपुट की जो है क्लास है बफर रीडर। बफर रीडर एक क्लास है, जैसे स्ट्रिंग एक क्लास थी, कैरेक्टर एक क्लास है, ठीक है ना, वैसे बफर रीडर जब भी न्यू लगाया जाता है तो न्यू का मतलब ही होता है कि वो क्लास है। ठीक है, और अब ये वाली क्लास तो मेरी बनाई हुई क्लास थी, ठीक है ना, लेकिन ये क्लास जो है ये प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी न्यू लगा हुआ रखा है इसके आगे, तो इसका मतलब कि ये भी क्लास है। ठीक है, तो ये क्लासेस कहां से आ रही है? अगर आप इसमें माउस ओवर करोगे तो ये देखो java.io इनपुट आउटपुट से क्लास आ रही है। अगर यहाँ पर माउस ओवर करोगे तो java.io इनपुट, अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करूंगा इस इनपुट आउटपुट को, कमेंट कर दे अगर तो यहाँ पर एरर देने लगेगा। ये कहां से आ रही है उसे नहीं पता, तो हमको पिछली बार मैंने बताया था ये भी पहले भी ये वाली जो क्लास थी, अब दोबारा से अगर इस चीज को भी देखे, जब भी मैंने पीछे शॉर्टकट करा था तो यहाँ पर भी ये कैरेक्टर एक क्लास थी, लेकिन ये कैरेक्टर क्लास कहां से आ रही है? LANG लैंग पैकेज में से आ रही है, समझे? या स्ट्रिंग भी एक क्लास थी, ये कहां से आ रही थी? ये भी लैंग पैकेज से। लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंपोर्ट java.lang lang.star लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, इसलिए उसको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे। लेकिन ये भी जैसे कैरेक्टर एक क्लास थी, स्ट्रिंग एक क्लास थी, वैसे ये भी एक क्लास है। कहां से आ रहा है? आईओ से आ रहा है, इसलिए आईओ को लेकिन इंपोर्ट करना कंपलसरी है। नहीं, जैसे अब ये स्कैनर के बारे में अंडरस्टैंड, जैसे स्कैनर क्लास में एक लाइन लिखता है ना, स्कैनर को उसमें यूटिल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट java.util.star। हाँ, और उसमें मतलब इंटीजर को अगर पास करवाना है उसके लिए इंटीजर क्लास नेक्स्ट पास इंट करके उसके अंदर भी कर देते हैं उसको भी। नहीं, मैं ये पूछ रही कि बफर्ड क्लास का क्या मतलब है? सॉरी, बफर्ड क्लास बफर का रीडर। मतलब है कि, तो मैं बता रहा था, बता वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सामने डायग्राम देखिए, जावा में दो तरीके की स्ट्रीम्स होती हैं। स्ट्रीम का मतलब है जिस पर डाटा फ्लो करा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच में एक मीडियम है, मैं ये क्या मीडियम है, ये बात बोल रहे हैं जूम के थ्रू मैं क्लास ले रही हूँ, तो जूम एक मीडियम हो गया, मैं उसके ऊपर कुछ बोल रहा हूँ तो वो चीज उसके थ्रू आप तक पहुंच रही है और आप अपने कान से सुन पा रहे हो, और उसी तरीके से आप बोलोगे तो मेरे पास आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास जो है सोर्स है, सोर्स का मतलब कि यहाँ से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और टारगेट का मतलब कि प्रोग्राम, मेरे को जहां से मेरे को यूजर से जब इनपुट ले रहा हूँ एंटर नंबर 1, तो यहाँ पर नंबर डालेगा 2, तो उसे रीड कौन करेगा? प्रोग्राम रीड करेगा। और प्रोग्राम अगर वापस से बोल रहा है एंटर नंबर दिस, तो वापस से यहाँ पर ये वापस से आउटपुट जाएगा और वो इनपुट भेजेगा। तो ये इनपुट राइट और रीड जो हो रहा है कि मैं जैसे इनपुट राइट कर रहा हूँ, ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, ये रीड कर रहा है। तो वो जावा के अंदर दो तरीके की स्ट्रीम्स होती है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ये क्लासेस होती है, इनपुट स्ट्रीम क्लास होती है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है। इनपुट स्ट्रीम के ऊपर हम लोग राइट कर डाटा को भेजते हैं जो कि प्रोग्राम रीड करता है, और आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर हम लोग वापस से डाटा को राइट करके भेजते हैं जो हमारा हम वापस से रीड करते हैं। जब हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, तो वहां पर सिस्टम डॉट आउट, आउट का क्या मतलब हुआ कि वो आउटपुट स्ट्रीम है, उसी तरीके से, और वो प्रिंट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम को। उसी तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है सिस्टम डॉट इन,
जैसे मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट लिख रहा था, अभी तक सिस्टम डॉट आउट लिख रहा था, उसी तरीके से सिस्टम डॉट इन क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट लेगा और किस पर लिखेगा, इनपुट स्ट्रीम पर लिखेगा। और इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम किसके अंदर काम करती है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम बफर रीडर क्लास के अंदर काम करती है, बफर रीडर क्लास। तो ये अब यहाँ पर अगर ये देखें तो हम लोगों ने ये, तो ये बफर, तो ये हमने शॉर्टकट कर रखा है, जैसे पीछे शॉर्टकट बताया था आपका, सॉरी शॉर्टकट बताया था। तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा ब्रैकेट वाला, फिर उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा और उसका सबसे बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली जो लाइन है, ये बफर रीडर एक क्लास होती है यूजर से इनपुट लेने के लिए, जैसे स्कैनर क्लास होती है। अब ये बफर रीडर क्लास जो है, ये कैसे इनपुट ले लिया, उसके लिए अब हम देखिए यहाँ पर लिख रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैं मान के चले यहाँ पर यूजर को बोलता हूं एंटर नेम, और एंटर नेम करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग n इज इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन। तो ये क्या कर रहा है, रीड लाइन क्या काम करता है, जैसे मैंने बताया यूजर ने जो डाटा भेजा उसको रीड करने का काम कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इनपुट। और अब यहाँ पे जो n में वैल्यू आ रही है, वो n की वैल्यू में इस ABC में रिप्लेस कर देता हूं n। अब इसको चलाकर पहले इतने को दिखाते हैं। अब ये एंटर नेम प्रॉम्प्ट दे रहा है मेरे को, और मैं अब यहाँ पर एंटर नेम के अंदर जब नेम एंटर करा रहा हूं, तो इसने मेरे को दे दिया नेम इज अमित। वही काम हो रहा है जो उसमें भी काम वैसे ही हो रहा था, स्कैनर में भी उसी तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फिर से यहाँ पर बोलता हूं एंटर एज, अब वहां पर क्या था, अब ये एज इंट टाइप का डाटा है, तो वहां पर तो क्या था, आप सीधा लिखते हो स्कैनर क्लास के अंदर गेट इंट, तो इंट फॉर्मेट में रीड कर लेगा डाटा। नेक्स्ट इंट लिखोगे, नेक्स्ट इंट नाम का मेथड होता है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, इस तरीके से, तो वो सीधा उसमें रीड कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही डाटा रीड करा जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर स्ट्रिंग x इज इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डाटा रीड करेगा। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड करेगा। तो अब लेकिन मेरे को एज में तो इंट भेजना है यहाँ पर, तो अब मैं अगर x भेजूंगा तो डाटा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि डाटा मिसमैच क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो इंट है और यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू इंट, मेरे को स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंट y इज इक्वल्स टू x, जैसे मैंने पिछली बार करा था कि छोटी मेमोरी का डाटा बड़ी मेमोरी में डाल दो डायरेक्टली। आंसर है नहीं कर सकते, एरर दे रहा है। फिर मैं ट्राई कर देखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं इंट y इज इक्वल्स टू इंट और x, जैसे मैंने बोला था डाउन कास्टिंग करना है कि बड़ी मेमोरी की डाटा को छोटे में डाउन कास्ट कर दें, तो इसमें भी एरर दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है, ये प्रिमिटिव टाइप के डाटा के लिए यूज करी जा सकती है। प्रिमिटिव के लिए जहां पर हमको मेमोरी का साइज पता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो स्ट्रिंग और इंट आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रैपर क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो इंट की रैपर क्लास अभी बताई थी,
इंटीजर। और यहाँ पर देखिए फिर से मेरे को इंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन इंट की तो डाटा टाइप है तो उसका तो मेथड है नहीं, तो इसलिए रैपर क्लास यूज कर रहे हैं इंटीजर, और इंटीजर का मेथड हमको मिल जाएगा यहाँ पर पार्स इंट। और पार्स इंट के अंदर किसको कन्वर्ट करना है, एक्स को, और एक्स से मेरे को क्या मिल जाएगा अब यहाँ पर x1। तो इसका मतलब अब ये क्या काम कर रहा है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, और यहाँ पर मेरे को x1 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हम इतना क्यों कर रहे हैं? जैसे स्ट्रिंग को लाइन रीड करवा सकते हैं, वैसे ही इंटीजर को डायरेक्टली नहीं रीड करा सकते। डायरेक्टली रीड नहीं करा सकते, बफर रीडर के थ्रू। ये मैं बता रहा हूँ कि जावा का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डाटा रीड करता है। ये जो बफर रीडर के थ्रू हम लोग जब रीड लाइन करेंगे ना, इस रीड लाइन का जो रिटर्न टाइप है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड करेगा, इंट में रीड नहीं कर सकता। और तो इसके मतलब बाद जहाँ भी हमें इंटीजर को रीड करवाना होगा पूरे सिस्टम में, मतलब वो टेस्टिंग हमेशा स्ट्रिंग में ही रीड कराना पड़ेगा, बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही मैं चीज समझा रहा था। जैसे सेलेनियम में आप जब आगे चलकर काम करोगे, और सेलेनियम में मान के चलो कोई वेबसाइट है, और उस वेबसाइट में कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान के चलो मेरी वेबसाइट है, वहां पर मैंने लिख रखा है कि ट्रेनिंग कॉस्ट 8000। अब आप उस 8000 को रीड कर रहे हो, वेबसाइट में से आप टेस्ट कर रहे हो कि ट्रेनिंग कॉस्ट सही आ रही है या नहीं आ रही, मान कर चलो। ये आपको क्या करना है, आपको एक टेस्टिंग करनी है कि मेरे को वेबसाइट पर जाकर चेक करना है कि ट्रेनिंग कॉस्ट 8000 आनी चाहिए, आ रही है या नहीं आ रही, मान कर चलिए। ठीक है, तो अब आपने वहां पर जब सेलेनियम का कोड करोगे, तो आप इसमें डाटा जो रीड कर रहे हो वेबसाइट में से रीड कर रहे हो, तो 8000 अगर आप रीड करोगे तो 8000 को वो इंट के फॉर्मेट में रीड नहीं करेगा सेलेनियम के अंदर, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड करेगा उसे। और उस केस में फिर आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तभी आप डबल इक्वल टू से कंपेयर कर पाओगे कि अगर प्राइस 8000 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। अब लंबा हो या छोटा हो, जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है। अब लंबा छोटा क्या करोगे उसको, तभी तो समझा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी तभी तो समझा रहा हूँ, उसमें लंबा छोटा क्या करेगा उसमें। अब स्कैनर क्लास से तो आप खाली वेबसाइट से तो डाटा रीड नहीं कर सकते ना स्कैनर क्लास के थ्रू, एक्सेल में से तो रीड नहीं कर सकते ना स्कैनर क्लास के थ्रू डाटा। भाई आपके पास अगर मैं बोलता हूँ एक्सेल शीट दे रखी है कंपनी ने, और कंपनी ने उसके अंदर आपको दे रखा है कि भाई मोबाइल का प्राइस 8000 रुपया, आप वहां से एक्सेल में से डाटा रीड कर रहे हो, तो अब एक्सेल में से जो डाटा रीड करोगे वो तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा ना। जेडीबीसी को जब हम लोग आगे यूज करेंगे और एक्सेल में से डाटा को रीड करेंगे, तो वहां पर इंट के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा डाटा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही मिलेगा। अच्छा, तो वहां पर मेरे को फिर कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और एक और चीज हमको फाइल के अंदर भी डाटा रीड और राइट करना पड़ता है। अभी आगे जाकर देखेंगे, अभी मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि फाइल के ऊपर हम लोग डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास तो फाइल के थ्रू डाटा रीड और राइट नहीं कर सकती फाइल के ऊपर, तो उसके लिए तो मेरे को बफर रीडर ही यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर मेरे को स्ट्रिंग को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा लंबा चीज नहीं है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा से यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे मैंने। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है, स्टेप नंबर 1 लिखा है कि इसके अंदर आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना है। स्टेप नंबर 2 में लिखा है कि थ्रो एक्सेप्शन करना है। स्टेप नंबर 3 में बफर रीडर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, और स्टेप नंबर 4 में यूजर से इनपुट लेना है। स्टेप 4 में, और ये यूजर में से जो इनपुट मिलेगा ये स्ट्रिंग में मिल रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग से अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी देखे मैंने दिख रखा है, नोट्स में भी देख सकते हो, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि रैपर क्लास के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास मेथड होता है पार्स बाइट। अगर मेरे को स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को स्ट्रिंग को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो पार्स शॉर्ट, अगर मेरे को स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है
तो पार्स इंट, तो अब ये पार्स इंट मेथड जो है ये इंटीजर क्लास का मेथड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिख रखा है इंटीजर क्लास है, पार्स इंट उसका मेथड है जो कि x को कन्वर्ट कर रहा है इंट के अंदर। इसका शॉर्टकट भी कर सकता है, अगर आप इसको लॉन्ग कट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में तो इसको शॉर्टकट, बाकी ना जब लिखोगे 3-4 बार तो याद हो जाएगा सिंटैक्स। अगर मैं इसको, ये तो लॉन्ग वे है, एक शॉर्ट वे में भी कर दे, बाकी 3-4 बार लिखेंगे तो सिंटैक्स याद हो जाएगा। एक और चीज करता हूँ मैं, पहले इसको चलाने से पहले, शॉर्टकट करने से पहले एक और चीज करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, अब ये नेम के अंदर मैंने नेम को एंटर करा दिया। अब यहाँ पर एज को एंटर कराते हुए अगर यूजर ने स्पेस दे दिया, अब यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो अब ये स्पेस भी रीड होगा। अब स्पेस को तो इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एरर दे देगा। यहाँ पर जो रीड कर रहा है विद स्पेस रीड कर रहा है, तो यहाँ पर कन्वर्ट में वही चीज कन्वर्ट हो सकती है जो कि नंबर की हो। अगर मैं कोई कैरेक्टर भेज दूंगा, मानकर चलो फिर से चला रहा हूँ एग्जांपल को, इसको अगर नेम में मैंने भेज दिया फिर से राम, अब बंदा मांग रहा है एज, और एज में मैंने भेज दिया ABC, तब ये इंट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो एरर देगा, लेकिन अगर कोई स्पेस दे देता है तो स्पेस को रिमूव करना होगा पहले मेरे को। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए फिर से मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग x1 इज इक्वल्स टू x डॉट ट्रिम, तो ट्रिम क्या कर रहा है, जो यहाँ पर x में वैल्यू रीड हो रही है उसको ट्रिम कर कर एक नई स्ट्रिंग बना रहा है x1। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस x1 को कन्वर्ट कर रहे हैं, और मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, एक x2 इंट मिल गया, और x2 को मैंने यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर फिर से चलाकर देखें, अगर और एज में अगर मैंने फिर से स्पेस दे दिया और 23 भेज दिया, तो अब यहाँ पर मेरे को एरर नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रिम हो गया। अब यहाँ पर अगर ये 3-4 लाइनों की जगह लॉन्ग वे हो गया, अगर इसको मैं कमेंट कर दूं और मैं शॉर्ट कर दूं ताकि इसको आपको ज्यादा दिक्कत ना पड़े, तो हम लोग इसको शॉर्ट वे में कर देते हैं। तो हम सीधा से यहाँ पर लिख देते हैं इंट x2 इज इक्वल्स टू तो ये एक ही लाइन में देखिए हो गया। अब देखो ये ऊपर के अंदर मैंने सबसे पहले रीड लाइन किया था, फिर x में से वैल्यू मिली थी उसको ट्रिम करा था। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट देके यहाँ पर सीधा लगा दिया br डॉट रीड लाइन और उसके साथ ही डॉट लगा दिया ट्रिम, ठीक है। और उसके बाद इस x1 की वैल्यू को मैं इस मेथड के अंदर भेज रहा था, इंटीजर डॉट पार्सेंट के अंदर x1 भेज रहा था। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप और किसी मेथड का इनपुट टाइप सेम है तो मैं सीधा मेथड के अंदर से मेथड को कॉल करा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या, ये देखिए यहाँ पर ये इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी इंटीजर डॉट पार्सेंट आ गया सेम टू सेम। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x1 लिखा था, तो x1 के अंदर क्या लिखा था, x डॉट ट्रिम, और x डॉट ट्रिम के ऊपर क्या लिखा था, br डॉट रीड लाइन। तो मैंने यहाँ पर x1 की जगह सीधा यहाँ पर br डॉट रीड लाइन लिख दिया और डॉट ट्रिम कर दिया। तो पहले अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा रीड लाइन, फिर ट्रिम हो जाएगा और फिर इंटीजर और पार्सेंट उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये उसका शॉर्टकट हो गया। तो इसका शॉर्ट वे होगा। ठीक है, सेम चीज। अच्छा, ये जो स्पेस डाल रहे हैं सर, ये क्या है, मतलब कितना भी स्पेस डालेंगे तो वो ट्रिम कर देगा? देखो पहले मेरी बात अंडरस्टैंड करो समझ।
पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि मैं ये जावा सीख क्यों रही हूँ। मैंने आपको पहले से बताया जावा हम लोग दो तरीके से सीख सकते हैं, एक तो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जावा को नहीं सीखना, हमको टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। तो जो टेस्टिंग के अंदर जो चीजें तो हम लोग को जरूरत है, जिस चीज में जब हम आगे सेलेनियम का कोड लिखेंगे, एपीएम का कोड लिखेंगे, वहां पर हमारे को जिस चीज की जरूरत है, हमको उस चीज के बेसिस के ऊपर हमको जावा के अंदर जो पढ़ाना है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, ताकि वो चीज आपको आगे चल के जब हम लोग सेलेनियम का कोड लिखे तो आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं जावा जावा पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, मैं जावा पढ़ा रहा हूँ आपको टेस्टिंग को के कोड लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप टेस्टिंग का कोड लिख सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वहां पर जो मेरे को जरूरत है ना, मैं अगर मैं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको जावा, तो मैं आपको फिर आईओ के थ्रू मैं बोलूंगा ठीक है स्कैनर क्लास के थ्रू आप इनपुट ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, कि मेरे को तो यूजर से इनपुट लेना है। लेकिन जब हम टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग के अंदर तो मैं यूजर से इनपुट नहीं लूंगा। टेस्टिंग के अंदर तो मेरे को तो जो डाटा चाहिए, मेरे को तो वेबसाइट से डाटा को चाहिए ना टेस्ट करने के लिए, मेरे को तो एक्सेल से डाटा चाहिए ना टेस्ट करने के लिए, तो वहां पर मेरे को कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको वो ये बताना है, जो मतलब कि पूरा जो इतना जो मेरी क्लास है उसका मेरा ऑब्जेक्टिव जो है बताना, वो ये बताना है कि जो प्रिमिटिव टाइप के डाटा टाइप होते हैं उनकी मेमोरी पता होती है मेरे को, तो उसके अंदर हम लोग एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट या अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग कर सकते हैं। जो मैंने पिछली क्लास में करके दिखाया था आपको कि मैं फ्लोट को डबल में कर रहा था, डबल को फ्लोट में कर रहा था। लेकिन अगर मेरे को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव के अंदर, तो उस केस में मेरे को एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज नहीं कर सकता वहां पर मैं, तो वहां पर मेरे को रैपर क्लास को यूज करना पड़ेगा, और रैपर क्लास का मेथड का पार्स मेथड को यूज करना पड़ेगा, और पार्स मेथड से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको इनपुट जो लेकर बता रहा हूँ वो बफर रीडर से लेकर बता रहा हूँ। लेकिन जब रियलिटी के अंदर आप वहां पर काम करोगे सेलेनियम में जाकर, तो वहां पर ना आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी ना बफर रीडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे ही नहीं, वहां पर तुमको वेबसाइट से डाटा लेना है टेस्ट करने के लिए। लेकिन अंडरस्टैंड कराने के लिए अगर मैं स्कैनर क्लास को यूज करके इनपुट लूंगा, तो फिर आपको ये कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रिंग को इंट में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। और शॉर्टकट की ये जो शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब सिलेनियम का कोड लिखोगे तो वहां पर इस तरीके के शॉर्टकट्स लिखे होंगे, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो बताओ। तो वो जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं टाइप करके, तो वो चीज हम इसके थ्रू कर सकते हैं, वो चीज मतलब इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं ना, जैसे ये जो आपने अभी जो कोड लिखा है। हाँ जी, ये कन्वर्जन के लिए ये यूज करना पड़ेगा आगे भाई। अभी के लिए देखो क्या अभी वो तो आगे फ्यूचर की चीज है, अभी उस तक मत जाओ। अभी अभी जो मैं जितना चीज बता रहा हूँ उतनी चीज को सिर्फ समझने की कोशिश करो। इंट की मेमोरी साइज पता है आपको कितना होता है? बताइए कितना होता है? 4 बाइट होता है। 4 बाइट होता है, ठीक है। बाइट का आपको पता है मेमोरी साइज कितना होता है? आपने बोला हाँ जी सर पता है 1 बाइट होता है। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बोला कि मेरे को 4 से 1 में डालना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डाउनकास्ट करना, ब्रैकेट में लगाकर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को अब उल्टा करना है, मेरे को बाइट को इंट में डालना है, तो आप बोलोगे सर बड़े के अंदर 4 के अंदर 8 डालना है, सीधा इज इक्वल टू करके डाल सकते हैं। तो मैंने आप कास्टिंग डाउन कास्टिंग बताई थी ना वहां पर। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ सिंपल था, आईओ को भी छोड़ दो, अगर मैं चलो एक और सिंपल एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप कास्ट के नाम से बना देते हैं। मैं यहाँ पर मान के चलिए एक मेरे को तो ये मिल गया,
अब मेरे को अगर इसको कन्वर्ट करना हो, मैं बोलता हूँ जी मेरे को तो इसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो इंट कुछ भी ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, तो इसके अंदर इंट आर इज इक्वल टू एक्स कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग की तो मेमोरी पता नहीं मेरे को। तो ये कैसे पता चलेगा 4 में एक्स जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर मैं यहाँ पर फिर लिखूं तो ये फिर से नहीं होगा क्योंकि फिर से एक्स की मेमोरी नहीं पता, तो मैं डाउनकास्ट कैसे करूंगा? तो अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को मान कर चलो बाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर बाइट की रैपर क्लास होती है बाइट, और उसका मेथड हो जाएगा पार्स बाइट, और उसके अंदर एक्स इनपुट चला जाएगा। तो ये मेथड है, तो ये समझाने, तो ये एक्स जो है ये इनपुट किया स्ट्रिंग, और वो आउटपुट के अंदर बाइट का बी मेरे को मिल गया। अगर मेरे को ये इंट में कन्वर्ट करना है एग्जांपल के तौर पर, तो मैं इंट की रैपर क्लास, फिर पार्स मेथड वाई, मेरे को आउटपुट में क्या मिल जाएगा, इंट, इस तरीके से। और अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बताने का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आप मेरे को बोलोगे कि सर मैं ये क्यों यूज करूंगी, ऐसा कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी क्यों? तो उसके लिए मैंने आपको ये बस आईओ का एग्जांपल बताया है कि इस आईओ के थ्रू आप क्या कर सकते, क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो डाटा रीड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रीड कर पा रहे हैं। ये जो रीड कर रहे हैं यहाँ पर रीड लाइन, ठीक है ना। स्कैनर के अंदर तो फिर टाइप कास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, स्कैनर में तो आप सीधा इंट में डाटा रीड कर रहे हो, तो फिर पार्स इंट का मतलब ही नहीं रह जाता वहां पर, तो आप सीधा इंट में रीड कर रहे हो। इसलिए इस चीज को समझाने के लिए मैं स्कैनर क्लास की जगह बफर रीडर की जगह तरह एग्जांपल को कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब रियलिटी के अंदर आप काम करोगे और वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वेबसाइट से कोई डाटा रीड करोगे, तो वहां पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाटा मिलेगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ। अब एक और चीज देखते हैं। और हम यहाँ पर डी के अंदर, यहाँ पर डी के अंदर नोट्स है मेरा, मैं इस डी के अंदर नोट्स के अंदर कुछ डाटा सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यह डी के अंदर नोट्स के अंदर मैं ये एक डाटा स्टोर करना चाहता हूँ बाय हेलो वर्ल्ड, मैं ये मैसेज स्टोर करना चाहता हूँ और एक फाइल बनाना चाहता हूँ abc.txt के नाम से, ठीक है, abc.txt के नाम से। और फिर मैं उसमें से क्या करना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, राइट ऑन फाइल, और उसका मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको वापस से रीड करना चाहता हूँ, रीड
फ्रॉम फाइल, कौन सी फाइल में से, वही फाइल ले लेते हैं डी के अंदर, नोट्स के अंदर abc.txt में से। अभी मैं चलाकर दिखा रहा हूँ, फिर समझा दूंगा, 2 मिनट पहले चला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पर नोट्स के अंदर ये एक abc.txt फाइल बन गई सामने आपके, और देखिए इसके अंदर ये मैसेज लिख दिया बाय टू हेलो वर्ल्ड टू लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मतलब कि फाइल बन गई, फाइल के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है, और उसके ऊपर से मैंने वापस से रीड भी कर लिया, यहाँ पर भी नजर आ रहा है कंटेंट ऑफ फाइल। तो अब ये चीज स्कैनर के थ्रू नहीं कर सकते, अब इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन हमारे को वहां पर जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर बफर रीडर को यूज करना ही पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर बफर रीडर BR न्यू बफर रीडर, ये तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यूजर से इनपुट से रीड कर रहे थे डाटा, बफर रीडर रीड कर रहे थे, ठीक है ना। और कहां पर, इनपुट स्ट्रीम से, और कहां से रीड कर रहे थे, system.in से। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है राइट करना है ये। तो जैसे रीडर तो रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं, और राइट करना है तो बफर्ड राइटर हो गया। तो अभी रीड करने के लिए रीडर, राइट करने के लिए राइटर, बफर्ड राइटर। और जैसे अभी हम लोग किस पर लिख रहे थे, इनपुट स्ट्रीम पर लिख रहे थे, उसकी जगह मैं फाइल पर लिख रहा हूं, तो फाइल राइटर आ गया। यहाँ पर लिखा था, पिछली बार में लिखा था न्यू इनपुट स्ट्रीम, और हम यूजर से इनपुट ले रहे थे system.in, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो फाइल राइटर, और जब रीड कर रहे होंगे तो फाइल रीडर हो जाएगा। और कहां पर कर रहे हैं, फाइल का नाम दे दिया यहाँ पर, और उसका राइट और अभी क्या कर रहे थे, रीड, ये रहा रीड लाइन, ये रीड लाइन। तो कहने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपको यूजर से इनपुट आउटपुट लेना है, या फिर आपको फाइल से इनपुट आउटपुट रीड करना है, या एक्सेल से रीड करना है, या फिर वेबसाइट से रीड करना है, तो वहां पर आपको बफर रीडर को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग बफर राइटर के थ्रू राइट करने का काम कर रहे हैं, और बफर रीडर के थ्रू रीड करने का काम। अब ये लॉन्ग कट है, ये देखिए, ये शॉर्टकट कर दिया मैंने, यहाँ पर लॉन्ग कट कर दिया उसका, फाइल अलग बना दिया, फाइल रीडर अलग बना दिया, बफर रीडर अलग बना दिया, 3 लाइनें बना दी, वहां पर 3 लाइनों का एक ही लाइन बना दी, एक ही बात, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बाकी फिर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बता, ठीक है। तो कल की क्लास एक बार पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिए, होगी कि नहीं हुई है। सेव कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो गई होगी मेरे ख्याल से।